हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे कि एक सीक्वेंस में आप देखते चले जाएं। 6th क्लास की एनसीईआरटी से पहले कवर की जा चुकी है पूरी, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यहाँ पे आई का बटन आएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको वीडियो के बीच में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ समझाई जाएंगी कि क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं। इससे पहले कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप लगातार देखते रहिएगा सभी वीडियोस को सीक्वेंस से, जिससे कि आप सब चीज़ें समझ जाएँ। बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो इससे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं अभी उत्तराखंड के अंदर, आप सभी के लिए तैयारी कर सकेंगे इजीली। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आती हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके आगे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, हम उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, और आज हमें पढ़ना है वर्क ऑफ अ रिवर से। तो वर्क ऑफ अ रिवर देखते हैं, 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। इससे पहले हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज को डिस्कस कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ अ रिवर, यानी कि एक नदी का काम किस तरह से होता है, कि नदी किस तरह से काम करती है, इसको समझते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। देखिए, जो रनिंग वाटर है, नदी में जो बहता हुआ पानी है, जो लैंडस्केप है जहाँ से वो बह रही है, उसको वो उसका अपर्दन करते हुए, उसको काटते हुए चलती है। When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। अब देखिए, एक झरना कैसे बनता है। हम पढ़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स बने हुए हैं दुनिया में, बहुत ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल्स हैं। या हमने, अगर आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी हो, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ट्रेन रुकती है, जो गोवा में है। तो ये जो इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, जिसको हम दूध सागर फॉल्स कहते हैं उसको, तो ये जो वाटरफॉल्स हैं बनते कैसे हैं, यानी कि नदी वाटरफॉल कैसे बनाती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे ये टॉपिक ऑप्शनल का है, जो स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रखा होता है वो लोग अच्छे से समझते हैं इसको। बाकी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं यहाँ पे एक नदी बह रही है। अब ये नदी जब बह रही है, ये चीज़ जो एक वाटरफॉल बनता है, ये ऐसा नहीं है कि आपके जीते जी बन जाएगा, या आप अपनी 50 60 70 साल की ज़िंदगी में एक नदी को एक वाटरफॉल बनाते हुए देख लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो वाटरफॉल बनता है, ये करीब करीब लाखों सालों में बना है, लाखों सालों से, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से जब नदी बह रही है, तो उसने उस वाटरफॉल का निर्माण किया है। तो वो कैसे करेगी, हम इसको समझते हैं। जब ये नदी बह रही होगी, मान के चलिए ये जो सतह है, ये पहले जो अभी हमें दिख रहा है कि इतना नीचे गहराई तक पहुंच गया है, ये पहले गहराई ना होकर बिल्कुल ऐसा क्या होगा, यहाँ पे सपाट ज़मीन होगी जिसके ऊपर नदी बहती होगी। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता होगा कि जैसे ये जो ज़मीन है, यहाँ पर जो पत्थर हैं वो वहाँ से कटना शुरू हो गए। मान लेते पहले ये हार्ड रॉक है, तो ये जो हार्ड रॉक है, यानी कि कठोर शैल है, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से कटना शुरू हो गया। उसके नीचे का फिर सॉफ्ट रॉक होती है, मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लेयर्स में मिट्टी होती है, तो अगर सॉफ्ट रॉक होगी वो तेज़ी से कट जाएगी। उसके बाद फिर हार्ड रॉक आ जाती है, मान लेते हैं, फिर हार्ड रॉक कट जाएगी, यहाँ पे फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है। तो ऐसे करते करते ये पानी क्या होगा, ये पानी उस रॉक की जो अलग अलग लेयर्स हैं उनको काटता चला जाएगा, चट्टानों की अलग अलग परतों को काटता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसका जो पहले है स्तर बहुत ऊंचा था, बाद में इसका स्तर बहुत नीचे हो जाएगा, तो एकदम पानी से ऊपर नीचे गिरता है। तो जो ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम वाटरफॉल बोलते हैं, झरना बोलते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मीएंडर्स। अब देखिए, जब नदी प्लेन एरिया में चलती है, यानी कि जैसे ऊपर पहाड़ों से आती है तो वो तेज़ी से आती है, एक वेग में आती है, सीधे पहाड़ों को काटते हुए आती है। लेकिन जब वो प्लेन में एंटर करती है, तो आप देखते हैं कि नदी जो है वो इस तरह से ट्रैवल करती है। इसको मीएंडरिंग कहते हैं या विसर्पीकरण कहते हैं, कि सांप जो है, विसर्प विसर्प मतलब हो गया कि सांप की तरह चल रही है। जिस तरह से सांप मूव करता है इस तरह से, तो जो नदी है ये कुछ इस तरह से मूव करना शुरू कर देती है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मीएंडर, द एंड्स ऑफ द मीएंडर लूप केम क्लोजर एंड क्लोजर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप इस तरह से समझिए कि ये भी सारा हज़ारों या लाखों सालों का प्रोसेस है। मान लेते पहले नदी जब प्लेन में उतरी,
तो उसने ऐसे ट्रैवल किया। उसके बाद कुछ और हज़ारों साल बीते, कुछ हज़ार साल बीते, तो फिर इस नदी ने ऐसे ट्रैवल करना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये जो लूप थे, ये यहाँ पे अब पास आने लगे। उसके बाद कुछ और हज़ार साल बीतेंगे तो ये नदी कुछ ऐसे ऐसे ट्रैवल करने लगेगी, यानी कि और पास आ जाएगी। और उसके बाद कुछ और टाइम बाद फिर ये नदी कुछ इस तरह से ट्रैवल करने लगेगी। और कुछ और टाइम बाद ये नदी जब इस तरह से ट्रैवल करने लगेगी, ये नदी के ट्रैवल करने का एक तरीका है, पैटर्न है। और जब नदी इस तरह से ट्रैवल करने लगेगी तो क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये नदी क्या कर रही है, लगातार पहाड़ों से लाया हुआ जो रेत है, जो मटेरियल है, उसको डिपॉजिट कर रही है। तो जब वो डिपॉजिट हो जाएगा मटेरियल, तो वो इस तरह से जब ट्रैवल कर रही होगी, तो ऐसे ट्रैवल करते करते वो यहाँ पे इतना सामान या इतना मटेरियल डिपॉजिट कर देगी कि उसका ये जो लूप है ये बंद हो जाएगा। यानी यहाँ पे रेत या अवसाद जमा हो जाएगा, सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, तो यहाँ पे रास्ता रुक जाएगा और नदी जो है कोई नया रास्ता पकड़ लेगी। तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से रास्ता बना लेगी और यहाँ पर एक ये जो लूप है वो लूप कट जाएगा, यानी कि नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। हम कह सकते हैं कि हज़ारों सालों में नदी अपना रास्ता बदल देती है। तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और यहाँ पे एक लूप रह गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब देखिए ये कैसा लेक हुआ, यहाँ पे क्या लेक, ये लेक कैसे बना अगर हम समझें तो क्या हुआ कि ये जब नदी ऐसे ऐसे बह रही थी तो नदी का क्योंकि पानी इसमें भी बह रहा था, यहाँ पे भी बह रहा था, और नदी बाद में जब यहाँ पे कुछ अवसाद गिर गए, यहाँ पे डिपॉजिट हो गए कुछ मटेरियल, तो नदी ने रास्ता अपना चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ पानी जमा रह गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो वो यहाँ भी ये समझा रहा है कि ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन से लेके जो मेंडर हैं, ये जो लूप हैं, ये पास पास आ जाते हैं। ये हमने समझ लिया कैसे कैसे पास आते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर। तो ये जो मेंडर लूप है ये नदी से कट जाते हैं और एक कट ऑफ लेक जिसको कि हम ऑक्सबो लेक कहते हैं उसको बना लेते हैं। यही मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक ऑक्सबो लेक बना लेते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। मान लेते हैं पहाड़ों पर एकदम से बारिश हुई, जो नदी में पानी आया, बहुत तेज़ी से पानी आता है, तो नदी के जो किनारे हैं उनसे ऊपर पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सब में पानी भर जाएगा। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स। तो जैसे जैसे जब फ्लड आता है, इसलिए हम कहते हैं कि नदी का पूरा विस्तार है, जहाँ पे नदी बहती है, उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। यानी कि ये वो हिस्सा है जब नदी में, हो सकता है कि साल भर में नदी में किसी टाइम पे बहुत कम पानी रहता हो, तो नदी बहुत संकुचित हो जाती हो, बहुत छोटे से एरिया में ट्रैवल करे। आपको लगेगा कि इस नदी में तो कोई पानी नहीं है, और सारा जो पूरा ज़मीन जो आपको दिख रहा होगा वो नदी के आसपास का, आप सोचेंगे कि इसको हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं वहाँ पे बिल्डिंग बना लें, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस टाइम उस नदी में पहाड़ों पे बारिश होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आएगा, तो वो पानी कहाँ बहेगा, वो पानी जो पूरा वो फ्लड प्लेन था नदी का उसमें बहेगा। तो नदी का जो एरिया था जिसमें पूरा का पूरा नदी में जब बरसात के दौरान पानी बहता था, उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इसके वजह से एक फ्लैट और फर्टाइल फ्लड प्लेन, क्योंकि जो ये सेडिमेंट्स आते हैं पहाड़ों से टूट कर, ये क्या है, ये अपने आप में रिच इन मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती करना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर वहाँ पे आप कुछ भी खेती करेंगे तो वहाँ पे आपको जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना होगा, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर जो गुणवत्ता है उस मिट्टी की, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होगी। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। अब आप देख सकते हैं कि नदी अगर किस तरह से बहती है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाएं तो नदी कुछ इस तरह से बहती है। मान लेते हैं ये नदी का स्वरूप है, यहाँ पे नदी बह रही है, कुछ नदी इस तरह से बह रही है, तो यहाँ पे ये कुछ हिस्सा उठा हुआ होगा, ये हिस्सा एक उठा हुआ हिस्सा होगा इधर दोनों किनारों से, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेवी बोलेंगे, और इसके अंदर पानी बह रहा होगा। अब लेकिन क्या हुआ कि मान लेते हैं बरसात के दौरान पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि लेवी टूट गई और पानी इधर से बहने लगा और इस एरिया में भी बहने लगा। तो यहाँ पे जो आसपास बसासट होगी, उस बसासत में क्या हो जाएगा, उस बसासत में भी पानी भर जाएगा, यानी कि वहाँ पे हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई है। तो एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान समझिए। नदी जब चलना शुरू करती है, मान के चलते हैं कि नदी कहाँ से चल रही है, अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें जो हिमालय के क्षेत्रों से निकली है, तो नदी कहाँ से निकलेगी, नदी हमेशा एक ऊंचे स्तर से निकलेगी और एक निचले स्तर पर जाने की कोशिश करेगी। नदी के लिए निचला स्तर कौन सा है, नदी के लिए निचला स्तर होता है समुद्री स्तर। तो समुद्र तल तक कोई भी नदी कोशिश करती है कि वो किसी भी चीज़ पे जिस पे भी बह रही है उसको खोदते खोदते, उसको काटते काटते समुद्र तल तक उसके लेवल को पहुँचाए।
तो आप समझिए कि अगर हम जैसे देखते हैं कि नदी पहाड़ों से निकली, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम भागीरथी नदी को देखते हैं जो गंगोत्री के पास से निकल रही है मान लेते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे या कभी आप गंगोत्री जाएंगे तो आप समझेंगे कि वहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और नदी बहुत गहराई में चल रही है, बहुत ज़बरदस्त नीचे घाटी में चल रही है। तो वो नदी इतनी घाटी तक कैसे पहुंची, वहाँ पे कैसे पहुंची? पहले वो पहाड़ पे ऊपर ही चला करती होगी, लेकिन कई लाखों सालों में, क्योंकि नदी का काम क्या है, नदी का काम है अपने आप को समुद्र तल तक पहुंचाना। अब वो समुद्र के लेवल तक कैसे पहुंचाएगी अपने आप को? वो पहाड़ को काटती हुई जाएगी या उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी उसको काटती हुई चली जाएगी, और जैसे जैसे वो उसको काटती हुई चली जाएगी वो समुद्री तल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों से जब वो उतरेगी तो तेज़ी से निकलती है, क्योंकि इसकी स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि ढलान होती है, ग्रेविटी की वजह से तेज़ी स्पीड आती है। उसके बाद फिर जब वो ऋषिकेश के बाद और हरिद्वार में जब वो प्लेन में एंटर कर जाती है, फिर यूपी में बहती है, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो फिर प्लेन में बहती है, और ऐसे करते करते वो बिहार से होते होते फिर वेस्ट बंगाल में जाकर बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उस नदी का जाने का, नदी के बहने का, तो ये क्या है, ये प्लेन में है। अब यहाँ पे धीरे धीरे नदी की स्पीड स्लो हो जाती है। पहाड़ों पे पानी बहने की स्पीड तेज़ होगी क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो पानी तेज़ी से बहेगा, प्लेन में और कम होगी। और जैसे जैसे नदी समुद्र तल से मिलने लगती है और जैसे जैसे समुद्र तल तक पहुँचोगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, या यहाँ पे पानी की स्पीड की हम बात करें नदी की स्पीड की, तो नदी की स्पीड स्लो होती चल जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि नदी बिल्कुल बहुत ही स्लो हो जाएगी, और वहाँ पे इतनी स्लो हो जाएगी कि जो उसके अंदर मटेरियल है, जो डिपोजिशन का मटेरियल है, वो उसको सस्टेन ही नहीं कर सकती, यानी कि उसका वजन सहन ही नहीं कर पाएगी। और जहाँ तहाँ वहाँ जो डिपॉजिटेशन है मटेरियल का, डिपोजिशन करती हुई चल जाएगी, यानी उसके अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, उसको वहाँ पे निक्षेपण करती चल जाएगी, डिपोजिशन करती चल जाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा, मान लेते हैं नदी इस तरह से पहाड़ से आ रही है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ इस तरह से बना लेते हैं कि अगर ये नदी आ रही है पहाड़ से बहकर, और ये हम मान के चलते हैं कि गंगा नदी है। अगर गंगा नदी मान लेते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर गंगा नदी बांग्लादेश में पहुँच गई या वेस्ट बंगाल में नीचे पहुँच गई, और यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल है, तो अगर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में नदी जा रही है, तो अब ये नदी का पानी इतना स्लो हो चुका है कि नदी में से कई सारी धाराएँ निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा वो रास्ता रुक जाएगा, नदी नया रास्ता देख लेगी। तो नया रास्ता बनने की वजह से हम देख सकते हैं कि जो गंगा नदी का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है, वो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा क्यों बना, इसको क्या बोलते हैं? इसको डेल्टा ही बोलते हैं जो नदी बनाती है जब वो समुद्र से मिलती है। तो कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है तो कहाँ जाने के लिए, मिलने के लिए चलती है? समुद्र से मिलने के लिए चलती है। वो अलग बात है, कुछ नदियाँ समुद्र तक पहुँच पाती हैं, कुछ नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। तो आप मुझे एक एग्जांपल देंगे, एक ऐसी नदी का नाम बताएंगे जो निकलती तो है लेकिन समुद्र से मिलती नहीं है, शायद वो गुजरात में बहती है या राजस्थान में बहती है। ऐसी एक नदी का एग्जांपल देंगे जो निकलती है और लेकिन समुद्र से नहीं मिलती है। फिर उसको जो ये हम कह रहे थे कि नदी निकली और यहाँ पे ये इस तरह से हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि एक पानी आ रहा था, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए छोटी छोटी और नदियाँ निकल गई। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, यानी नदी इतना स्लो हो जाती है कि उसमें जो लोड है, यानी उसमें जो सेडिमेंट्स थे, वो सबको डिपॉजिट करती चली जाती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब ये माउथ क्या होता है? माउथ का मतलब है जब नदी समुद्र से मिलती है, जब नदी समुद्र में गिरती है तो उसको हम माउथ बोलते हैं, उस जगह को। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन है सभी माउथ से, उसको हम क्या बोलते हैं? जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन होगा और वहाँ पे जो पूरा सिस्टम जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये अवनाम में काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है, ये हम समझ चुके हैं। तो आप इस तरह से कुछ समझिए कि ये फ्लड प्लेन है जहाँ से नदी बह सकती है। ये पूरा लेवी है ना, ये लेवी है यानी कि तटबंध है, कि यानी कि तट को बंद कर दिया है, यानी कि बांध के रखा है कि नदी इसके अंदर ही बहनी चाहिए। अब उसके आप देख सकते हैं कि ये लेवी हैं जो उठे हुए होंगे, ये नदी बह रही है और यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक है, कभी नदी यहाँ पे बहती होगी तो पानी यहाँ पे रह गया है, और ये जो घूम रही है इसको विसर्पीकरण कहते हैं, विसर्प कहते हैं इसको, मेंढर, और जो ऑक्सबो लेक है उसको हम चाप झील कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब ये इस तरह से आपको समझिए कि जब नदी डेल्टा कैसे बनाती है, कि ये समुद्र का इलाका है, ये पूरा समुद्र है, ऊपर पहाड़ से मेन नदी आ रही है, ये अपना जो अवसाद है इसको उसने डिपॉजिट कर दिया बीच बीच में, तो उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा? उसको डिस्ट्रीब्यूटरी, ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, यानी कि वितरिका बन गई, और ये मुख्य नदी थी। तो ये है नदी का सिस्टम, कि नदी काम किस तरह से करती है। नेक्स्ट आता है सी वेव्स। अब हम समझते हैं कि सी वेव्स का क्या काम है।
जिस तरह से नदी पहाड़ों को काटती है और प्लेन में मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है, कुछ इसी प्रकार से जो समुद्र की लहरें हैं वो भी डिपोजिशन का काम और इरोजन का काम करती हैं। वो भी समुद्र के, अगर हम बीच देखें तो बीच पे रेत को डिपॉजिट करती रहती है और जो समुद्र में कुछ आकृति होती है उसको ख़त्म करती रहती है, यानी कि किनारों पर कुछ जो आकृति होती है उसको ख़त्म करती रहती है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब समुद्र के वजह से जो भी दिक्कत आएगी या समुद्र की वजह से जो भी इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा, चीज़ों का टूटना होगा, कटना होगा, फटना होगा, उसके वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी कि वो आपको भू आकृतियाँ, भूस्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी जो समुद्र किनारे देखने को मिलेंगी, यानी कि कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो होंगे। सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। सी वेव्स क्या करेंगी, मान लेते हैं जो समुद्र की लहरें हैं आसपास जो किनारों पे जो रॉक्स होती हैं, अगर हम देखें, अगर आप कभी गोवा गए हैं या अरेबियन सी आपने देखा है, तो अरेबियन सी की जो लहरें हैं वो लगातार गोवा में, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे या महाराष्ट्र में लगातार पत्थरों से टकराती रहती है, जो वेस्टर्न घाट्स की चट्टानें हैं उनसे टकराती रहती है। क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हज़ारों सालों का प्रोसेस है कि हम क्रैक्स देखेंगे कि पहाड़ों में जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनमें क्रैक आ गया है समुद्र की लहरों से टकरा टकरा के, और वो धीरे धीरे कुछ सालों में, कुछ हज़ारों सालों में वो क्रैक बड़े होते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्रैक इतने बड़े हो जाएंगे कि वहाँ से चीज़ें टूटने लगेंगी। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दीज आर कॉल्ड सी केव्स। अब आप देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, फिगर्स आप इसको समझेंगे कि ये देखिए, अगर मान लेते हैं ये समुद्र है, समुद्र पहाड़ से टकरा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली एक सी केव बन जाएगी, यानी कि पानी जो है वहाँ पे जो पहाड़ होगा उससे टकरा टकरा के उस पहाड़ को तोड़ देगा, तो ये सी केव बन जाएगी। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्च। अब मान लीजिए क्या होगा कि ये जो कैविटी है, यानी कि यहाँ पे जो छेद हुआ है, यहाँ पे जो एक सी की गुफा बनी है, सी केव बनी है, अब ये क्या करेगा, ये जैसे जैसे छेद बड़ा होता चला जाएगा तो ऊपर की जो छत होगी सिर्फ वही बचेगी और इसकी वजह से क्या बन जाएगा, एक सी आर्च बन जाएगा। तो सी आर्च किस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये एक सी आर्च बन गया है ना, यहाँ पे एक तटीय मेहराब बन गया, पहले ही समुद्री गुफा थी। उसके बाद आगे देखेंगे, अब आगे क्या होगा, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, अब छत भी खत्म हो जाएगी और ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और सिर्फ दीवारें रह जाएंगी। अब जब दीवारें रह जाएंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, यानी कि ख़त्म होते होते समुद्र की लहरों से टकरा टकरा के ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सब खत्म हो गया, बाद में क्या बचा, बस एक छोटा सा ये स्टैक बचा। अब जब ये स्टैक बचा है, धीरे धीरे क्या होगा कि जो समुद्र की लहरें हैं ये इसको भी ख़त्म कर देंगी। अब इसको ख़त्म तो कर दिया, लेकिन ये जो सारा मटेरियल था ये कहाँ गया, ये मटेरियल कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ये मटेरियल डिपॉजिट हो गया समुद्र के तटों पे, यानी कि वहाँ पे जो हम रेत देखते हैं वो कहाँ से आ रही है, वो यहीं से ये समुद्री रेत आ रही है, जो इन्होंने यहाँ से चीज़ें करी वहाँ पे जाके डिपॉजिट कर दी। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और एक स्टीप रॉकी कोस्ट होता है कि मान लेते हैं एक बहुत ही अगर हम कहें कि ऊंचाई वाला एक रॉकी कोस्ट है जो वर्टिकली सी वाटर से ऊपर होता है, उसको हम सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और यही मैंने आपको बताया है कि जब सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया जाएगा तो उसके वजह से क्या बन जाएंगे, उसके वजह से बीच बन जाएगा, जिसको हम जहाँ पे लोग इन्जॉय भी करते हैं। तो ये फिगर देख सकते हैं आप, यानी कि समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ यहाँ पे समझाई गई हैं। अब बर्फ़ का काम क्या होता है, वर्क ऑफ आइस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।